हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा फेफड़ा, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। ये फेफड़ा सिकुड़ता है, फैलता है, इस प्रकार सांस अंदर लेकर शरीर के अंदर तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। लगभग 1.3 किलोग्राम का ये फेफड़ा एक जोड़े के रूप में एक एयर बैग की तरह होता है। ये फेफड़ा हमारे रिबकेज यानी पसलियों की हड्डियों के अंदर रहता है और इन्हीं फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय स्थित रहता है। एक बार इस फेफड़े की संरचना देख लीजिए। देखिए, फेफड़ा बना होता है कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा, जो कि एक स्पंज की तरह संरचना वाला होता है। और इन लंग्स में दायां फेफड़ा 3 लोब में होता है, वही बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब होते हैं। ये फेफड़ा श्वास नली द्वारा हमारे नाक से जुड़ा रहता है। सबसे पहले नाक होती है, फिर उससे जुड़ा होता है ये फेरिंग्स, जो कि कनेक्टेड रहता है इस विंड पाइप से, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। और ये विंड पाइप फेफड़ों में आने तक 2 भागों में बंट जाते हैं, जहां ये फेफड़ों में बिल्कुल पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाते हैं, बहुत सारी शाखाओं में, जहां इन जड़ जैसी शाखाओं के अंत में बिल्कुल एक गोल बॉल की तरह एक संरचना होती है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं। और ये जड़ जैसी संरचना होती है फेफड़े के अंदर। तो अगर हमें ये जानना है कि फेफड़ा काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है। देखिए, फेफड़ों द्वारा सांस लेना सही मायने में देखें तो एक अनैच्छिक क्रिया है। मतलब अगर हम चाहें भी तो इस क्रिया पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और फेफड़ों का सिकुड़ना और फैलना, ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फेफड़ों के नीचे डोम शेप का एक ऑर्गन होता है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम भी सिकुड़ता है और फैलता रहता है बिना हमारे प्रयास के ही। जब ये फैलता है तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है, और जब ये डायाफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़ा फैलता है। जब फेफड़ा फैलता है तब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, और जब हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं तो हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो चलिए फेफड़ों के कार्य को शुरुआत से देखते हैं। देखिए, पहले तो डायाफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़ा फैलता है, जिसकी सहायता से नाक सांस यानी एयर को भी अंदर की ओर लेती है, जो नाक यानी नेजल कैविटी से होते हुए श्वसन क्रिया में शामिल हो जाती है। आप देखते हैं कि नाक के अंदर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब नाक से वायु को अंदर की ओर लेते हैं तो इस एयर में बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस होते हैं, और नाक में मौजूद ये चिपचिपा पदार्थ, जिसे म्यूकस भी कहते हैं, अपने अंदर इन वायरसेस, बैक्टीरिया को चिपका कर शरीर में अंदर जाने से ही रोक देता है। फिर ये यहाँ से फेरिंग्स में जाता है, वहाँ पर लैरिंग्स, और फिर वहाँ से विंड पाइप होते हुए, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है। और जब ये एयर ट्रैकिया में पहुँचती है तो वहाँ पर भी कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं म्यूकस की तरह, और इस पदार्थ में भी कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया मारे जाते हैं। फिर ये विंड पाइप 2 भागों में बंट जाता है, और इन 2 भागों में बटे हुए शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई एक स्पंज जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर में पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाता है, जहाँ पर नाक से O2 सहित एयर फेफड़े भर में फैली हुई जड़ों वाली शाखाओं में फैल जाती है। और इन जड़ जैसी शाखाओं के अंत में एक गोल बॉल की तरह छोटे छोटे एयर बैग्स जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वेलाई कहते हैं, जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स, मेनली ब्लड कैपिलरीज, चिपकी हुई होती हैं। जब एयर एल्वेलाई पर आती है तो वहां से O2 के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। फिर ये ब्लड मनुष्य के हृदय की तरफ बढ़ता है, जहां से पूरे शरीर में ये ब्लड फैल जाता है। पर जब एयर में O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, तब उसी समय ब्लड में मौजूद CO2 गैस इस एल्वेलाई के पास अंदर जाकर डिफ्यूजन के द्वारा इस एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूजन द्वारा चला जाता है, जहां से फेफड़ा इन CO2 गैसेस को शरीर से बाहर निकाल देता है। नाक के द्वारा जो हम गैसेस एक्सहेल करते हैं, वो यही CO2 गैस ही होती हैं, जो कि मेनली वेस्टेज होती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि फेफड़ा काम कैसे करता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि एयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेनली ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको लंग्स के फंक्शन के बारे में और भी ज़्यादा पता है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताओ।
आज मैं आपको हमारे शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे प्राण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। आप सोचेंगे कि क्या मैं फेफड़े के बारे में बताने जा रहा हूं? जी नहीं, मैं फेफड़े के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं। मैं फेफड़े से भी एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर वो ना होना तो हम बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएंगे और हम तुरंत ही मर जाएंगे। इसीलिए मैं इस अंग को शरीर का सबसे जबरदस्त बॉडी पार्ट बताता हूँ। देखिए, जिस जबरदस्त बॉडी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डायाफ्राम। जी हाँ, वही डायाफ्राम जो हमारे फेफड़े के नीचे रहता है। डायाफ्राम एक डोम शेप्ड यानी गुंबद के आकार का अंग होता है, जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी यानी सीने वाले भाग के वक्ष गुहा को और हमारे अब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाले उदर गुहा को अलग करता है। डायाफ्राम एक सी शेप्ड का मसल्स से बना हुआ ऑर्गन होता है, जिसके बीच का भाग एपोन्यूरोसिस नाम के फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है और इसके ये किनारे के भाग मसल्स से बने होते हैं। क्योंकि डायाफ्राम के ठीक नीचे इसके राइट वाले हिस्से में लिवर रहता है, इसीलिए ये भाग थोड़ा सा उठा हुआ होता है। और चूंकि इसके बाएं तरफ हृदय होता है, इसीलिए इसका बायां भाग थोड़ा सा नीचे की ओर झुका रहता है। इसमें कुछ होल्स होते हैं जहां से हमारा फूड पाइप, ब्लड आर्टरी और वीन्स पास होती है। मैंने अभी आपको बताया कि इसका सांस लेने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, इवन फेफड़े से भी ज्यादा बड़ा रोल है। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि इसका सांस लेने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैसे है। पर शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, डायाफ्राम बिल्कुल हमारे फेफड़े के नीचे रहता है और ये हमारे फेफड़े से, फेफड़े के ऊपर पाए जाने वाले सैक, प्लूरल सैक से कनेक्टेड रहता है। देखिए होता क्या है, हमारे स्पाइन से एक नर्व आती है, फ्रेनिक नर्व, जो कि हमारे डायाफ्राम से आकर जुड़ जाता है। ब्रेन लगातार हमारे डायाफ्राम को इस नर्व के जरिए ये सिग्नल देता रहता है कि वो लगातार सिकुड़ता रहे और फैलता रहे, यानी डायाफ्राम नीचे की ओर जाता रहे और ऊपर की ओर आता रहे। ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, इसको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम जब हमारे डायाफ्राम को सिग्नल देता है तो हमारा डायाफ्राम कंट्रैक्ट होकर नीचे की ओर आ जाता है। जब हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है तो उससे लगा हुआ फेफड़ा भी नीचे की ओर जाता है। जब हमारा फेफड़ा नीचे जाता है तब हमारा फेफड़ा एक्सपेंड हो जाता है और इस तरह हमारे फेफड़े में एक नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे फेफड़े में नाक के द्वारा ढेर सारा एयर भर जाता है, जिस एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे गैसेस होते हैं। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम फिर से हमारे डायाफ्राम को सिग्नल देता है कंट्रैक्ट होकर ऊपर की ओर जाने के लिए। जब हमारा डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है तो हमारे डायाफ्राम से लगा हुआ फेफड़ा भी ऊपर जाता है, जिससे हमारा फेफड़ा कंट्रैक्ट होकर और पॉजिटिव प्रेशर के साथ हमारा फेफड़ा एयर को बाहर की ओर एक्सहेल कर देता है। इस तरह फ्रेनिक नर्व के सिग्नल से डायाफ्राम लगातार ऊपर नीचे होता रहता है और उससे लगा फेफड़ा एक्सपेंड होकर और कंट्रैक्ट होकर एयर को इनहेल और एक्सहेल करता रहता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे हम जिंदा रह पाते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सांस लेने में फेफड़े से ज्यादा रोल हमारे डायाफ्राम का है। फेफड़े का रोल हमारे रेस्पिरेशन में है, यानी गैसेस के एक्सचेंज में। डायाफ्राम का एक और रोल है हमारे बॉडी में। देखिए, हमारे डायाफ्राम के नीचे हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर जैसे चीजें होते हैं। जब डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है तो ये हमारे इन ऑर्गन्स पर प्रेशर बनाकर हमें यूरिन, फीसिस और वॉमिट जैसे चीजों के इजेक्शन में मदद करता है। जब हम अपने गले की संरचना को देखते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे गले में दो पाइप जैसी संरचनाएं होती है। एक होता है विंड पाइप, जो कि आगे की ओर होता है और हमारे फेफड़े में चला जाता है, जिसके जरिए एयर ट्रेवल करके फेफड़े तक पहुंचती है। दूसरा होता है फूड पाइप, जो कि विंड पाइप के पीछे की ओर होता है, जहां से भोजन मुंह के जरिए हमारे पेट में जाता है। देखिए, जब हम अपने गले की एनाटॉमी को देखेंगे तब हम पाएंगे कि हमारे गले में विंड पाइप के आगे की ओर एक संरचना होती है, जिसके कारण हमारे गले में एक उभरा हुआ नॉच निकला रहता है, जिसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं और हिंदी में इसे कंठ भी कहते हैं। देखिए, ये जो कंठ वाला भाग हमारे गले में निकला हुआ होता है ना, इसे ही मेडिकल की भाषा में लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और वॉइस बॉक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि इसी के जरिए हम बोल पाते हैं, हमारे कंठ से आवाज निकलती है। चलिए हम सबसे पहले तो अपने इस कंठ की संरचना को देख लेते हैं, यानी वॉइस बॉक्स को। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारे वॉइस बॉक्स से आवाज कैसे निकलती है। हमारा वॉइस बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स का लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है और हम इसे अपने गले में बाहर की ओर से भी हाथ लगाकर अनुभव कर सकते हैं। देखिए हमारे लैरिंग्स के अंदर मुख्यतः 5 संरचनाएं होती हैं, जिसके आधार पर हमारे लैरिंग्स की रचना होती है। सबसे पहले हमारे गले में सबसे ऊपर की ओर होता है हाइयोइड बोन, जो कि किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि मसल्स के थ्रू हमारे चेहरे और हमारे गले के बाकी के हिस्सों से जुड़ा रहता है। उसके बाद इसी हाइयोइड बोन के नीचे एक मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है हमारा थायराइड कार्टिलेज, जिसे हमारा कंठ भी कहते हैं। देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। देखिए हमारे कंठ के पोजीशन के चेंज होने की वजह से भी हमारे आवाज के पिच में चेंजेस भी आते हैं। फिर उसके बाद इसी थायराइड कार्टिलेज से एक छोटे से मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि नीचे से थायराइड कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। ये तो हुआ हमारे वॉइस बॉक्स के सामने का स्ट्रक्चर। अब चलिए चलते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां से आवाज उत्पन्न होती है। देखिए सबसे पहले अंदर की ओर थायराइड कार्टिलेज और हाइयोइड बोन के सहारे लगा रहता है हमारा एपिग्लॉटिस, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है, जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि कभी भी भोजन हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़े में नहीं जाता है, बल्कि फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाता है। वो इसी एपिग्लॉटिस के वजह से ही होता है। होता यह है कि जब हम कोई फूड को निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस निगलते वक्त विंड पाइप को ढक लेता है और एक नालीनुमा संरचना बनाकर सीधे फूड पाइप में खुलता है, जिसकी वजह से फूड हमेशा इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाता है। और यहाँ पर पीछे की ओर पेयर में एक कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे एरिटेनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। यहीं से 2 धागे नुमा संरचना आगे की ओर निकली हुई होती है। ये धागे नुमा संरचना दरअसल लिगामेंट्स होती हैं। इसे ही वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिनके दोनों तरफ मसल अटैच रहते हैं और इसी मसल्स के वजह से ही ये वोकल कॉर्ड भी मूव कर पाते हैं। सांस लेते वक्त मतलब इनहेलेशन के समय ये वोकल कॉर्ड ओपन हो जाते हैं और एक्सहेलेशन के वक्त वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स के बारे में पर्याप्त है। अब हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये काम कैसे करता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि ये आवाज प्रोड्यूस करने लगता है। चलिए जानते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि हम अपने नाक से सांस लेते हैं। ये एयर हमारे नाक से होते हुए हमारे विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़े में चली जाती है। देखिए जब विंड पाइप से हवा हमारे फेफड़े में जाती है तो ये वोकल कॉर्ड से होकर गुजरती है, लेकिन सांस लेते वक्त वोकल कॉर्ड खुला रहता है। जैसे ही सांस अंदर गई वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब वोकल कॉर्ड खुल भी जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से कोई चीज बोलना चाहते हैं या कोई सॉन्ग गाना चाहते हैं तो होता यह है कि हम अपने वोकल कॉर्ड को एक साथ ले आते हैं, मतलब वोकल कॉर्ड के बीच गैप कम हो जाता है और हम अपने फेफड़े से हल्के प्रेशर के साथ एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं। इससे होता यह है कि हल्के प्रेशर और एयर की वजह से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने लगता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी किसी चीज में वाइब्रेशन होता है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। देखिए वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के कारण हमारे गले से आवाज तो निकलने लगती है, फिर जैसे ही वाइब्रेशन गले से आगे की ओर बढ़ती है हम अपने होठ, दांत और तालू की वजह से इसे एक शब्द के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी अपने जीभ, दांत, होठ और तालू के शेप के अनुसार हम अलग अलग शब्दों को बोल भी पाते हैं। अब देखिए आप कभी कभी पाते हैं कि कुछ लोगों के गले से बहुत ही कर्कशी सी आवाज सुनने को मिलती है, बिल्कुल अप्रिय बोली निकलती है उनके मुंह से, जैसे मानो उनके गले में कुछ खराश सा हो गया हो। देखिए ऐसी स्थिति में होता यह है कि उन व्यक्तियों का वोकल कॉर्ड बिल्कुल भी एक सिमेट्री में नहीं रहता है, यानी दोनों बिल्कुल एक पोजीशन में नहीं रहते हैं। एक पूरा खुला रहता है तो एक कम खुला रहता है, या एक वोकल कॉर्ड ज्यादा पतला हो जाता है या एक मोटा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का वोकल कॉर्ड बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है तो व्यक्ति का पिच बहुत ही हायर लेवल पर होता है, बहुत ही पतली सी आवाज निकलती है। और जिन व्यक्तियों का वोकल कॉर्ड रिलैक्स पोजीशन में होता है तो एक लो पिच की आवाज निकलती है। ये रियल वीडियो देखिए कि कैसे व्यक्ति का वोकल कॉर्ड काम करता है अलग अलग पिच के अकॉर्डिंग।
अब व्यक्ति के गले से निकलने वाली आवाज कितनी ज्यादा तेज होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके फेफड़े से कितनी ज्यादा और किस इंटेंसिटी से एयर बाहर की ओर निकल रही है। और जब यही साउंड गले से बाहर निकलकर हमारे बकल कैविटी, नेजल कैविटी और हमारे चेहरे में पाए जाने वाले साइनसेस में आकर रेजोनेट होती है तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग टोन हमें मिलती है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की आवाज सेम नहीं होती है। आप ध्यान दिए होंगे कि कुछ व्यक्तियों की आवाज बहुत ज्यादा गंभीर टोन के साथ होती है तो कुछ व्यक्तियों की हल्का सा नाक से बोलते हैं जैसा ऐसा लगता है। तो ये उनके गले से निकलने वाले आवाज का हमारे बकल कैविटी और नेजल कैविटी में रेजोनेशन की वजह से ही ऐसा होता है। अगर आप अपनी नाक पर आज तक ध्यान नहीं दिए हैं या उसके महत्व को नहीं समझते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ही देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको आपके नाक के ऐसे अद्भुत शक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी पूरी तरीके से कोई जानकारी है ही नहीं। और यकीन मानिए अभी रिसेंटली मुश्किल से 127 साल पहले ही ये बात वेस्टर्न वैज्ञानिक जाने हैं और ये जो चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे भारत के वैज्ञानिकों ने या कहिए भारत के लोगों ने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले ही खोज लिया था। देखिए, बाहर से जब हम अपने नाक को देखते हैं तो हम पाते हैं हमारे नाक का ये जो बाहरी हिस्सा है ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसका ऊपरी भाग बोनी होता है जिसे नेजल बोन कहते हैं। और हमारे नाक के अंदर 2 छेद होते हैं जो कि बीच में एक नेजल सेप्टम के जरिए विभाजित होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नाक के अंदरूनी संरचना की तो चूंकि नाक के अंदर बहुत सारी बोन होती हैं जो कि नाक के अंदरूनी संरचना को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, इसीलिए यही बोन्स नाक के अंदर एक बहुत ही अद्भुत शक्ति को भी जन्म देती हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक कुछ खास पता नहीं है। पर वो ये बात जान गए हैं कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे नाक में जो कि बहुत ही अद्भुत है। लेकिन भारत के लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। देखिए, जब हम अपने नाक के अंदरूनी संरचना को देखेंगे जिसे नेजल कैविटी कहते हैं तब हम पाएंगे हमारे नाक के अंदरूनी दीवार पर 3 उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे नेजल कॉन्का या नेजल टर्बिनेट कहते हैं। ये देखिए, ये जो 3 उभरी हुई संरचनाएं हैं असल में यही बोनी यानी हड्डियों से बनी संरचनाएं होती हैं जिसके ऊपर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू जैसे मर्दों के पीनिस में होते हैं जो ब्लड के फिल हो जाने पर इरेक्ट हो जाते हैं, और जैसे औरतों के क्लिटोरिस में टिश्यू होते हैं ठीक वैसे ही। देखिए, होता यह है कि हर 4 से 4.5 घंटे के अंतराल पर हमारे एक नॉस्ट्रिल की जो टर्बिनेट्स होती हैं यानी ये जो नेजल कॉन्का होते हैं जिनके ऊपर ये इरेक्टाइल टिश्यू होती हैं उसमें ब्लड भर जाता है और ये जो हमारा एक नॉस्ट्रिल होता है वो लगभग 80% ब्लॉक हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो इस नॉस्ट्रिल से केवल 20% एयर ही अंदर की ओर जाती है और ये जो दूसरा नाक होता है यानी ये जो दूसरा नॉस्ट्रिल होता है वो पूरी तरीके से खुला रहता है, यानी उसके नेजल कॉन्का में ब्लड नहीं भरा रहता है, जिसकी वजह से दूसरा नाक का छेद खुला रहता है और इसमें से लगभग 80% एयर हमारे नाक से होकर फेफड़ों में जाती है। और ऐसा हर 4 से 4.5 घंटे में होता है कि एक समय में एक नाक खुली रहती है और दूसरी नाक लगभग 80% ब्लॉक हो जाती है। देखिए, इसी तरीके से हमारे नाक के एक छेद का खुल जाना और एक छेद का बंद हो जाना पार्शियली, मतलब एक छेद से कम एयर का जाना, इसे हमारे नाक का नेजल साइकिल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है ये अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। देखिए, इतना बताकर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारे नाक के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इतने सालों से मनुष्यों के साथ है और बहुत सारे मनुष्यों ने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया है। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस चीज के बारे में भारतीयों ने बहुत साल पहले ही जान लिया था, हजारों साल पहले। आपने भारतीय दर्शनों में या भारतीय मिथ में ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। देखिए, ये जो चंद्र नाड़ी होती है ये हमारे बाएं नाक के एक्टिव होने पर चालू हो जाती है और सूर्य नाड़ी ये जो हमारे नाक के दाईं नॉस्ट्रिल होती है उसके एक्टिव होने पर ये सक्रिय हो जाती है। ऐसा भारतीय शास्त्रों में लिखा हुआ है। मतलब बाईं नाक चंद्र नाड़ी और दाईं नाक सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज से 127 साल पहले 1895 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने नेजल साइकिल के बारे में पता लगाया था। सोचिए, भारत के लोगों ने बहुत साल पहले ही क्या क्या जान लिया था। अनुलोम विलोम ऐसा ही एक
प्राणायाम है जो कि नाक के इस अद्भुत क्रिया का उपयोग करके हमारे नर्वस सिस्टम पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारा नेजल साइकिल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर इनडायरेक्टली ही सही पर प्रभाव जरूर डालता है। शायद इसीलिए प्रकृति ने हम मनुष्यों को हमारे नाक में 2 नॉस्ट्रल्स दिए हैं। खैर अभी ये बात पूरी तरीके से प्रूव तो नहीं हुई है, पर यह बात जरूर है कि इस तरीके से नेजल साइकिल का होना जरूर ही जरूर हमारे नर्वस सिस्टम पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर डालता है, क्योंकि ये चीज नर्वस सिस्टम से ही रेगुलेट होती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने ये क्लियरली तो नहीं बताया है कि हम मनुष्यों के पास नाक में ये 2 छेद होते क्यों हैं, पर एक अनुमान ये लगाया गया है कि जिस तरीके से हमारे पास 2 आंखें और 2 कान होते हैं हमारे आंखों के विजन के प्रिसीजन के लिए और कानों में आने वाले साउंड के प्रिसीजन के लिए, ताकि हम साउंड वेव को ढंग से सुन सकें, ठीक उसी तरह हमारे नाक में भी 2 छेद होते हैं जिसमें से जिस नाक से कम ऑक्सीजन जा रही है, जहां से लो रेट से एयर अंदर की ओर जा रहा है, उसमें सुगंध के मॉलिक्यूल्स या ओडोरेंट्स वहां से आसानी से जाकर रिसेप्टर से बाइंड हो सकें और हम आसानी से किसी चीज को सूंघ सकते हैं। खैर ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में भारतीयों का मत तो पहले से ही सबके सामने है, पर पश्चिम के लोग अभी इसके बारे में रिसेंटली ही जाने हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले एयर हमारे दोनों नॉस्ट्रल से होकर हमारे नेजल कैविटी में जाती है, जहां पर हमारा एक नाक यानी ये नॉस्ट्रल लगभग 80% ब्लॉक रहता है और दूसरा नॉस्ट्रल 80% तक खुला रहता है, जिसकी वजह से एक नाक से ज्यादा एयर जाती है और एक नाक से कम एयर पास होती है। जैसे ही एयर नेजल कैविटी को पार करती है वैसे ही ये एयर पहुंचती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ये पास होती है हमारे लैरिंग्स में, वही लैरिंग्स जहां से हमारी आवाज निकलती है, फिर लैरिंग्स से ये पहुंच जाती है विंड पाइप यानी ट्रैकिया पर, और ये ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाई में, जो कि जाकर जुड़ जाता है हमारे लंग्स से। ध्यान रहे, इस बीच जो हम सांस लेते हैं लगभग 500 ml हम एयर नॉर्मली इनहेल करते हैं, इसमें से 150 ml एयर हमारे ट्रैकिया में ही फंस जाता है फेफड़ों में पहुंचने से पहले ही। अब देखिए, जब फेफड़ों में एयर पहुंचती है तो फिर फेफड़ों में मूवमेंट भी होता है, केवल फेफड़ों की ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ हमारे रिब केज में भी मूवमेंट होती है। उसी मूवमेंट के जरिए ही हम एयर अंदर की ओर सक कर पाते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों पर कुछ फ्रिक्शन यानी घर्षण भी काम करता है। और प्रकृति ने हमारे फेफड़ों को इस फ्रिक्शन से डील करने के लिए हमारे फेफड़ों के ऊपर एक आवरण भी बना दिया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे फेफड़ों के ऊपर एक लेयर होती है, एक सीरस मेम्ब्रेन की लेयर, जो कि हमारे फेफड़ों के ऊपर एक कुशन की तरह काम करता है और ये हमारे फेफड़ों के ऊपर फ्रिक्शन को भी कम करता है। इसीलिए अगर किसी वजह से जब भी हमारे फेफड़ों को कभी चोट लग जाए तो ये इस चोट के प्रेशर को अब्सॉर्ब करके उसके इंटेंसिटी को कम कर देता है और फेफड़ों के ऊपर इस आवरण को प्लूरा कहते हैं। देखिए, ये जो प्लूरा होता है इसमें 2 लेयर होती है। एक लेयर जो कि विसरल लेयर होती है, वो फेफड़ों के बिल्कुल बाहरी दीवार पर चिपकी हुई सी रहती है और इसको पील ऑफ नहीं किया जा सकता, बहुत ही मुश्किल से होता है ये। और इसके ऊपर यानी हमारे चेस्ट के इंटीरियर वॉल के ऊपर एक पैराइटल लेयर होती है। इन दोनों पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में एक प्लूरल स्पेस होता है जिसमें कुछ प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड के कारण ये दोनों लेयर आपस में स्लाइड करते रहते हैं, जिससे फेफड़ों के ऊपर कभी भी फ्रिक्शन ना पड़े और फेफड़े कभी भी डैमेज ना हो। फिर जैसे ही हम इस प्लूरल लेयर के अंदर जाएंगे तब हम अपने फेफड़ों को पाएंगे, और जब हम अपने फेफड़ों को देखेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि हमारा ये जो दायां फेफड़ा है ये 3 लोब में बटा हुआ है और ये जो बायां फेफड़ा है वो 2 लोब में बटा हुआ है। और प्रकृति ने मनुष्य के फेफड़ों में ये जो लोब बांटे हुए हैं इसका पर्पस यही है कि किसी कारण से अगर एक लोब खराब हो जाए तो दूसरा लोब ठीक से फंक्शन करता रहे, जिससे व्यक्ति की मृत्यु ना हो। देखिए, हमारा ये जो दायां फेफड़ा है वो लगभग 620 ग्राम का होता है और ये जो बायां फेफड़ा होता है ये लगभग 560 ग्राम का होता है। चूंकि हार्ट इन दोनों ही फेफड़ों के बीच में होता है और थोड़ा सा बाईं ओर होता है, जिससे ये लेफ्ट लंग के ऊपर एक छोटा सा नॉच भी बनाता है, जिससे असल में लेफ्ट लंग के मास में थोड़ी कमी आती है। इसीलिए लेफ्ट लंग राइट से
थोड़ा छोटा होता है। अब देखिए, हमारे फेफड़ों में एयर आती है इस विंड पाइप के थ्रू, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। हमारी ट्रैकिया एक सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ट्रैकिया कभी कोलैप्स न करे, हमेशा एक निश्चित शेप में बनी रहे, जिससे एयर आसानी से फेफड़ों में आ जा सके। इसीलिए इस ट्रैकिया के ऊपर सी शेप में कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो इस ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं, जिससे ट्रैकिया हमेशा एक ही स्थान पर बना रहता है। अब देखिए, ये ट्रैकिया नीचे आते आते दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। ये होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस और ये होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। यही प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकस में बढ़ जाती है और फिर यही सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शियरी ब्रोंकस में, और यही आगे बढ़ते बढ़ते फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियोल्स में आकर बढ़ जाती हैं, बिल्कुल पतली सी नली में, जिससे एयर आती है और फिर यही एयर अंत में आकर बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह लगने वाले एल्वियोलाई में आकर खत्म हो जाती है, जिस एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे ऑक्सीजन ब्लड में घुलकर पूरे शरीर भर में फैल जाता है, या कहिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर पूरे शरीर भर में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। बचपन से ही आप स्कूल में ये बात पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारी ये जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.093% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी के बची हुई चीजों में वाटर वेपर यानी वाष्प है। अगर आपने ये ध्यान दिया है तो ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा विचारणीय होगा कि जिस हवा को हम अपने सांस के जरिए शरीर के अंदर ले जा रहे हैं, जिस हवा में 78% नाइट्रोजन है, आखिर उस नाइट्रोजन का हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? केवल ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर क्यों अब्जॉर्ब होती है ना? एकदम इंटरेस्टिंग बात। चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बात बताते हैं। अब देखिए, ये जो हवा हम अपने अंदर इनहेल करते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ इनर्ट गैसेस भी हम अपने अंदर इनहेल करते हैं वाटर वेपर के साथ। पर हम कितना ज्यादा वाटर वेपर अपने अंदर इनहेल करेंगे ये डिपेंड करता है कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जहां पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहां की ह्यूमिडिटी कितनी है और हम कितना ज्यादा वाटर वेपर एक्सेल्ड करेंगे, ये भी आपके भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर करेगा। अब जब हम अपने अंदर एयर इनहेल कर लेते हैं, उसके बाद होता यह है कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर पूरे शरीर भर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो कैसे? दरअसल हमारे फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई होता है उनसे जुड़े रहते हैं ब्लड कैपिलरी, जहां से ऑक्सीजन के प्रेशर के कारण ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पुश हो जाती है और ब्लड में जाकर घुल जाती है, थोड़ा सा ब्लड प्लाज्मा में, और बहुत सारा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। ये ऑक्सीजन लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होती है और ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पूरे शरीर भर में फैल जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन सेल में पहुंचता है, वहां पर ये हमारे इस सेल में मौजूद जो हमें भोजन से प्राप्त हुआ है ग्लूकोज, उसके साथ क्रिया करके एनर्जी बनाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन से निकलता है। देखिए, हमारे शरीर को मेनली ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन करके एनर्जी बनाता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में जो बेसिक मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो आसानी से हो पाती हैं। अब देखिए, जो नाइट्रोजन हम इनहेल करते हैं, लगभग 78% जितना भी हम एयर लेते हैं उसमें से, वो नाइट्रोजन गैस दरअसल एक अक्रिय गैस होती है, यानी इनर्ट गैस होती है। वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। जो नाइट्रोजन हम इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, दरअसल वो बिना कुछ किए ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं असल में उसकी मात्रा बहुत ही थोड़ी होती है हमारे इनहेल्ड एयर में। इसीलिए ये हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाता है। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में हम CO2 इनहेल कर लें तो फिर हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। पर नॉर्मली जो हम CO2 इनहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल और केवल 0.04
4% ही होता है। ओवरऑल देखें तो जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्राइमरी हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में अदर गैसेस हैं, जिसमें से अधिकतम तो इनर्ट गैसेस हैं यानी अक्रिय गैसेस। अब देखिए, इनहेल करने के बाद जो एयर हमारे अंदर प्रोसेस होकर बाहर एक्सहेल हो रही है यानी जो बाहर निकल रही है हमारे नाक से, उसके कंपोजिशन में थोड़ा चेंज आता है और वो चेंज होता है हमारे सेल में ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जिसमें खूब सारी एनर्जी बनती है और ये जो बाई प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन से, इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर भी निकलना होता है। तो होता यह है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के जरिए बाहर निकलता है हमारे शरीर से। वाटर तो यूरिनेशन से बाहर निकल जाता है और जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो ब्लड में घुलकर हमारे फेफड़ों में आती है और नाक के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है। देखिए, एक्सहेल्ड एयर का कंपोजिशन क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जैसे इनहेल्ड होता है वैसा ही एक्सहेल्ड भी हो जाता है, यानी 78% नाइट्रोजन ही हमारे श्वास के जरिए बाहर निकल जाती है, 16% ऑक्सीजन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है और बाकी बचे हुए चीज में वाटर वेपर और कुछ इनर्ट गैसेस भी होती हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि हम 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, 16% एक्सहेल करते हैं, मतलब 5% ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है और बाकी की बची हुई ऑक्सीजन तो हम तुरंत ही एक्सहेल करके फ्रेश ऑक्सीजन दोबारा से हमारा शरीर प्राप्त करता है, दोबारा से सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, और हमारी बॉडी लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है, हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। देखिए, जब हम नाक से सांस लेते हैं और ये एयर जब हमारे फेफड़े में जाती है, फेफड़ों से हमारे इन छोटे छोटे अंगूर जैसे दिखने वाले एल्वियोलाई के अंदर, तो एल्वियोलाई के अंदर जो एयर आती है उस एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 104 mmHg होता है और इन्हीं एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है, जिन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 40 mmHg होता है। आपको साफ साफ ये बात पता चल रहा होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं एल्वियोलाई से, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और आपको ये बात तो पता ही होगा कि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो चूंकि इस ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का ब्लड कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इसीलिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, यानी अब ऑक्सीजन ब्लड में जाकर घुल जाएगा और जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आया उसमें से लगभग 1 से 3% ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में ही घुल जाता है। ब्लड का प्लाज्मा मतलब जिसमें ब्लड के कई सारे महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं और लगभग 97 से 99% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ही पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स में जाकर बाइंड हो जाते हैं। देखिए कैसे, रेड ब्लड सेल की संरचना कुछ इस तरीके से होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड के 4 चेन्स आपस में जुड़े रहते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन ही है और इन चेन्स के बीच में होता है हीम, मतलब आयरन कंटेंट, जो कि आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। और जैसा कि आप इसका नाम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन, इसमें हीम का मतलब आयरन से ही है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसकी संरचना ध्यान से देखिए तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक प्रोटीन है, इनमें से हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हीम का एक एटम है जहां से ऑक्सीजन बाइंड होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक रेड ब्लड सेल में कुल 4 हीम के अणु होते हैं, इसीलिए एक रेड ब्लड सेल में कुल 4 ऑक्सीजन के अणु बाइंड हो सकते हैं। देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होता है रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ, ये हृदय में पहुंचने के बाद पूरे शरीर भर में फैल जाता है और पूरे शरीर भर में फैलने के साथ ही ये हर उन टिश्यू और सेल के पास पहुंच जाता है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। टिश्यू और ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजन रिच ब्लड दरअसल जिस ब्लड कैपिलरी में रहता है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg तक हो जाता है और जिस टिश्यू पर ऑक्सीजन पहुंचाना रहता है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20 mmHg तक ही रह जाता है, यानी O2 का प्रेशर बहुत कम हो जाता है टिश्यू लेवल पर, इसीलिए वहां पर लो ऑक्सीजन प्रेशर होता है। यही वजह है कि ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यू में चला जाता है, जहां पर सेल में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन कराता है और ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं।
वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसकी वजह से टिश्यू में अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 58 mmHg तक पहुंच जाता है। वही ब्लड कैपिलरी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही थी, वहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg ही रहता है, यानी वहां पर CO2 का प्रेशर कम रहता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरी में चला जाता है, जिसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल के साथ ही मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है और कुछ बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट में बदलकर फेफड़ों तक पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर हमारे नाक के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि तब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के। इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे सेल पर पहुंचता है और उन सेल्स से बने जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो हमारे नाक के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर हमेशा हेल्दी बना रहता है, सुचारू रूप से चलता रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए, जब हमने भोजन किया तो वही भोजन पचकर बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। अगर वही भोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगा तो हमारे बॉडी में मौजूद ये जो सेल्स हैं उसे ये कभी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा ही होता है जब फूड के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंचता है बहुत ही छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल के रूप में, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन होता है और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और इसी के लिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी बनाने के लिए ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमें। चलिए शॉर्ट में ही लेकिन एक बहुत ही प्रभावी तरीके से हम ये जानकारी ले लेते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता क्या है, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। ग्लूकोज का टूटकर एनर्जी में कन्वर्ट होने का ये प्रोसेस कुल 4 चरणों में होता है। देखिए, जैसे ही भोजन से पचकर ग्लूकोज हमारे सेल पर पहुंचता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही 6 कार्बन एटम वाला ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन के अणु वाले पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में बदल जाता है। पाइरुवेट एक प्रकार का केमिकल ही है। इसी ग्लूकोज के टूटने में 2 ATP ऊर्जा और 2 इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल NADH जनरेट भी होता है। ये NADH मॉलिक्यूल ही आगे चलकर हमारे शरीर में एनर्जी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। बस आप देखते जाइए। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर में ऊर्जा की करेंसी होती है। इसी ATP के टूटने पर ही एनर्जी जनरेट होती है और हम कोई काम कर पाते हैं, चलना बोलना या कुछ भी हम कर पाते हैं। और इसी तरीके से ग्लूकोज का टूटकर पाइरुवेट में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये पहला चरण है और इसी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद हमें ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन ही आगे चलकर इन मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करेगा तभी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण शुरू होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जिसमें पाइरुवेट के ये दोनों अणु अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, जहां पर पाइरुवेट का ऑक्सीडाइजेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसे कहते हैं पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। इसमें पाइरुवेट के अणु एसिटिल कोए के अणु में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन लॉस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और इलेक्ट्रॉन एटम से निकलकर NADH के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं। ये NADH एक को एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है ग्लूकोज के। देखिए, उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन का तीसरा चरण चालू होता है, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसमें एसिटिल कोए का मॉलिक्यूल बहुत सारे कंपाउंड के साथ क्रिया करके लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाता है और इस पूरे प्रोसेस में NADH के कुल 8 अणु बनते हैं। FADH2 के 2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और कुल 2 ATP रिलीज होता है इस पूरे प्रोसेस में। और देखिए, ये जो NADH और FADH2 हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं। यही आगे चलकर हमें एनर्जी को प्राप्त करवाने वाले ATP मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे।
देखिए 3 चरणों के बाद हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का आखिरी चरण आता है और यही चरण सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन कहते हैं। जितने भी ये जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल बने हैं अब उनका यूज होगा और ATP अब जनरेट होगा। देखिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर होते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन चैनल्स ही होते हैं। क्या होता है कि ये जो NADH और FADH2 मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन बाउंड कैरियर से आकर जुड़ जाते हैं और जैसे ही ये जुड़े ये चैनल्स माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से बाहर की ओर हाइड्रोजन आयन को पंप करने लगते हैं, मतलब प्रोटॉन को। और अंत में ये जो लास्ट वाला आप इलेक्ट्रॉन कैरियर देख रहे हैं इसे कहते हैं ATP सिंथेज। इसी में आकर ये हाइड्रोजन आयन ATP मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं और हमारे शरीर के लिए जो जरूरत होती है एनर्जी वो ATP मॉलिक्यूल यहीं पर बनता है। ATP मॉलिक्यूल मतलब हमारे शरीर की बैटरी। इस पूरे प्रोसेस में नेट 32 से 36 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। इस पूरे सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से इस पूरे प्रोसेस में जो हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वाटर बना लेता है, जिससे हमारे शरीर में ये जो यूरिनेशन के समय जो वेस्ट प्रोडक्ट वाटर बना है वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए ये ATP मॉलिक्यूल एनर्जी कैसे बनाता है। ये ATP दरअसल ADP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल में टूटकर एनर्जी जनरेट करता है, जिसके सहारे हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, आप कोई भी काम कर पाते हैं। मतलब जब ATP के बॉन्ड टूटते हैं तो इससे ढेर सारी एनर्जी बाहर निकलती है। आपने कभी ये सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की वजह से हमारा फेफड़ा ज्यादा से ज्यादा कितना फूल सकता है? हमारे फेफड़े की कैपेसिटी कितनी है? क्या औरतों के फेफड़ों में और आदमियों के फेफड़ों में अंतर होता है, और अगर है भी तो कितना? और औरतों के शरीर पर इसका क्या प्रभाव होता है? चलिए जानते हैं। देखिए नाक के द्वारा सांस को अंदर लेने की क्रिया को इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में अंतःश्वसन कहते हैं। और नाक के द्वारा सांस को बाहर निकालने की क्रिया को एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में उच्छ्वसन कहते हैं। देखिए जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हम नाक के जरिए 500 ml एयर अपने अंदर इनहेल कर पाते हैं और इस 500 ml एयर में से 350 ml एयर हमारे फेफड़ों तक जाती है और 150 ml हमारे विंड पाइप में ही जो टर्निंग होते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। ये जो हम 500 ml एयर अपने अंदर इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हैं इस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। देखिए अब नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो एयर हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, मतलब जो टाइडल वॉल्यूम का 500 ml एयर है, उसके बाद जो हम एयर फोर्सफुली खुद से जो इनहेल कर सकते हैं वो है 2000 ml से 3000 ml तक का एयर हम और ज्यादा अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं। इसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिए जो मैक्सिमम एयर हम इनहेल कर सकते हैं, मतलब हमारे लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी इनहेलेशन के लिए, वो होता है ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जोड़। मतलब 500 ml एयर जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं और 2000 से 3000 ml एयर जो हम फोर्सफुली अपने अंदर खींच सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो एयर हम अपने अंदर ले सकते हैं वो हो गया 2500 ml से 3500 ml एयर, जिसे हमारे लंग्स की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ये तो बात हो गया इनहेलेशन का कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना एयर अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एक्सहेलेशन के बारे में कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना एयर बाहर की ओर छोड़ सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम नॉर्मली 500 ml एयर अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं और दरअसल इतना ही एयर हम अपने रेस्पिरेशन में बाहर एक्सहेल भी करते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम ही नॉर्मल पैरामीटर है एक्सपिरेशन का। देखिए जो इस टाइडल वॉल्यूम के बाद भी हम जो एयर फोर्सफुली अपने फेफड़े से बाहर एक्सहेल कर सकते हैं उसका अमाउंट होता है लगभग 1100 ml। 500 ml एयर एक्सहेल करने के बाद इसे हमारे फेफड़े का एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिए जितना हम फोर्सफुली एयर अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं उसके बाद जो एयर हम फोर्सफुली अपने फेफड़े से बाहर एक्सहेल करेंगे, मतलब बाहर की ओर छोड़ेंगे, उसका जो वॉल्यूम होता है वो दरअसल 500 ml एयर जो हमने नॉर्मली इनहेल किया उसके बाद जो हमने फोर्सफुली 2000 ml से 3000 ml अपने अंदर जो इनहेल किया अपने फेफड़े
के अंदर और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml एयर जो हम बाहर छोड़ सकते हैं, उन सब का जोड़, उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा जो हम एयर अपने फेफड़े से बाहर निकाल सकते हैं ये होता है लगभग 3500 से 4500 ml तक, मतलब 3.5 लीटर से 4.5 लीटर तक। इसे ही कहते हैं हमारे फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी। पर ध्यान रहे, हम चाहे कितना भी एयर बाहर निकाल लें फोर्सफुली, हमारे फेफड़े के अंदर 1500 ml एयर रहेगा ही रहेगा, नहीं तो हमारा फेफड़ा कोलैप्स हो जाएगा। अब देखिए हमारे फेफड़े की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो फूल सके या ज्यादा से ज्यादा वो एयर को एक्सहेल कर सके। ये होता है दरअसल हमारा जो वाइटल कैपेसिटी है 3.5 लीटर से 4.5 लीटर एयर, जो कि हमारा लंग्स फोर्सफुली एक्सहेल कर सकता है, प्लस जो 1500 ml एयर जो हमारे फेफड़ों के अंदर हमेशा बनी रहती है, अगर हम उसको जोड़ दें तो हमारे फेफड़े की जो टोटल लंग कैपेसिटी आएगी वो आएगी लगभग 5 से 6 लीटर तक। मतलब हमारे फेफड़े की मैक्सिमम कैपेसिटी 5 से 6 लीटर तक होती है। और इनमें से भी जो औरतों का टोटल लंग कैपेसिटी है वो इस मानक से लगभग 25 से 30% कम होता है। एथलीट और लंबे लोगों में तो ये लंग कैपेसिटी अपने मैक्सिमम पीक पर होता है, पर औरतों में ये जो फेफड़ों का आकार छोटा होता है ये उनके स्वास्थ्य पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। हम नॉर्मली 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं और सांस लेने में असल में हमारे फेफड़े से ज्यादा हमारे डायाफ्राम और हमारी ये जो पसलियां हैं यानी ये जो रिब केज, इनके बीच में मौजूद जो मसल्स होते हैं उनका ज्यादा रोल होता है। यही जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही हमारे फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और नाक के जरिए हमारा फेफड़ा अपने अंदर एयर को सक कर लेता है, यानी अपने अंदर खींच लेता है। देखिए हमारा ये जो सांस लेने का मैकेनिज्म है असल में ये भी हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। ब्रेन ऑटोमेटिकली ही बिना हमारे हस्तक्षेप के ब्रीदिंग को हमेशा चालू ही रखता है और हम वॉलंटरीली यानी अपने इच्छा से भी खुद से भी डीप ब्रीदिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे ब्रेन का ही रोल होता है। क्या करते हैं इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि हमारा ब्रेन आखिर हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कैसे करता है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में डिटेल में जानने लगेंगे तो घंटे भर का वीडियो भी कम पड़ेगा और हम तो केवल ये नॉलेज के लिए जान रहे हैं। देखिए ये है हमारे ब्रेन का पॉन्स और ये है हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। यही वो दो जगह है ब्रेन में जहां से हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। देखिए हमारे पॉन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में 2 न्यूक्लियस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले मम्मी पापा हैं। ये है नीमोटैक्सिक सेंटर और ये है एपन्यूस्टिक सेंटर। यही वो 2 न्यूक्लियस हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो आप एपन्यूस्टिक सेंटर और नीमोटैक्सिक सेंटर देख रहे हैं ये हमारे ब्रेन के पॉन्स रीजन में होता है। और ये दोनों करते क्या हैं? ये दोनों दरअसल हमारे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में मौजूद 2 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, ये है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इन दोनों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यही दोनों न्यूक्लियस आगे जाकर हमारे इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम में जुड़ जाते हैं और यहीं से सिग्नल जाता है हमारे डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट होकर सांस लेने के लिए। देखिए ये जो हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर होता है ये सिग्नल भेजता है हमारे डायाफ्राम को इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट होकर एयर को इनहेल करने के लिए। कैसे? देखिए ये एपन्यूस्टिक सेंटर सिग्नल भेजता है इन दोनों वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूक्लियस को। ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूक्लियस होता है दरअसल यही से हम नॉर्मल रेट से ब्रीदिंग कर पाते हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये सिग्नल भेजता है हमेशा इनहेलेशन के लिए। ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है दरअसल ये एक्सपिरेशन यानी एक्सहेलेशन के लिए सिग्नल भेजता है। जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं अपने मन से तो यही वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ही हमें अपनी इच्छा से सांस लेने के लिए सिग्नल भेजता है। अब देखिए जब हम अंदर सांस भरते हैं तब एक समय ऐसा भी आता है जब हमारा लंग्स अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, उससे ज्यादा वो फूल नहीं पाता है। एपन्यूस्टिक सेंटर फेफड़े को एक्सपेंड करके सांस अंदर भरने के लिए केवल 2 सेकंड के लिए ही सिग्नल भेजता है। उसके बाद सांस अंदर भर लेने के बाद तुरंत ही हमारा ये नीमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है 3 सेकंड के लिए, जो इन दोनों ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को सिग्नल भेजता है और ये
ये दोनों न्यूक्लियस डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल भेजते हैं रिलैक्स होने को, जिससे धीरे धीरे हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकल जाती है। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको आप अगर समझ गए तो आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, हमारे शरीर में कीमो रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर होते हैं। जैसा कि इनका नाम है कीमो रिसेप्टर, इसका काम ही है केमिकल को सेंस करना। बैरो रिसेप्टर प्रेशर को सेंस करता है और स्ट्रेच रिसेप्टर हमारे लंग्स में स्ट्रेच को डिटेक्ट करता है। जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट बढ़ जाता है या जब ऑक्सीजन और CO2 बैलेंस में नहीं रह जाते हैं, तब ये दोनों रिसेप्टर ही इन दोनों न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करके हमारे शरीर में ब्रीदिंग रेट को घटा बढ़ाकर शरीर में ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करते हैं, खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन और प्रेशर को। इसी तरीके से स्ट्रेच रिसेप्टर भी सिग्नल भेजकर हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। देखिए, हमारा ये जो वॉलंटरली ब्रीदिंग कंट्रोल है, दरअसल इसमें हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही मोटर सिग्नल जाता है हमारे पॉन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में मौजूद इन न्यूक्लियस को, जहां से हम अपनी इच्छा से सांस लेने की क्रिया कर पाते हैं, जहां से ये सब संचालित होता है। देखिए, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने बहुत ही ज्यादा छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर हम अपने सांस लेने के ऊपर केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वीडियो बनाने लगेंगे तो हम इतना ज्यादा वीडियो बनाएंगे जो हम और ज्यादा इसके गहराई में चलते चले जाएंगे, क्योंकि सही तरीके से सांस लेना आपकी कई बीमारियों को तुरंत ही खत्म कर सकता है। ये आपको तुरंत ही रिलैक्स कर सकता है, आपके घबराहट, आपके हाइपरटेंशन को तुरंत ही दूर कर सकता है, केवल और केवल सांस लेने की सही विधि। आपको पता है, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में मौजूद हेयर्स और म्यूकस हमारे नाक में आने वाली एयर को फिल्टर करके फेफड़ों में भेजते हैं। नेजल कैविटी हमारे एयर को मॉइस्ट कर देती है, जिससे हमारे फेफड़े को कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे चेहरे पर कई सारी नेजल साइनसेस होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सांस लेने की क्रिया में। देखिए, ये नेजल साइनसेस कंटिन्यूअस नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि निरंतर हमारे सांस के द्वारा फेफड़ों में जाता रहता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल के बिल्डअप को रिवर्स करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमें रिलैक्स और शांत करता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इस पर वीडियो बनाने लगूंगा तो इसकी खूबियां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए जब भी सांस लीजिए, नाक से लीजिए, मुंह हमेशा बंद रहे। देखिए, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये सांस हमारे नेजल कैविटी से होते हुए फिर फेरिंक्स से होते हुए हमारे इस पोर्शन पर आ जाती है, जहां पर हमारा विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का ओपनिंग मिलता है। देखिए, हमारा ये जो फूड पाइप यानी इसोफेगस होता है, इसके ऊपरी ओपनिंग पर एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो कि नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन पर क्लोज रहता है और तब तक नहीं खुलता है जब तक कोई चीज हम स्वेलो नहीं करते हैं, जब तक एपिग्लॉटिस विंड पाइप को ढककर इस स्फिंक्टर को ओपन नहीं कर देता है। देखिए, होता क्या है, जब एयर यहाँ पर आती है तो इस स्फिंक्टर से टकराकर हमारे फेफड़े के अंदर चली जाती है, हमारे विंड पाइप से होते हुए, और एयर कभी भी हमारे पेट में नहीं जाती है, हमेशा फेफड़ों में ही जाती है। अब देखिए, अगर हम मुंह से सांस लेने लगेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। देखिए, जब हम अपने मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, लोअर जॉ नीचे की ओर हो जाता है और हमारी जीभ नीचे की ओर हो जाती है। ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े दोनों पर एक फोर्स लगने लगता है कंटिन्यूअसली, और इस कंटिन्यूअस फोर्स के कारण जो हमारी चीक बोन होती है, दरअसल वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और लंबे समय तक ऐसा करने से फेशियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। देखिए, जब हम मुंह से सांस लेने लगते हैं तो ये जो एयर हमारे माउथ में आती है, ये हमारे सलाइवा को सुखा देती है और हमारा सलाइवा क्या करता है कि बाहर से आने वाले पैथोजन से फाइट करके किसी भी इन्फेक्शन से हमें बचाता है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो होता यह है कि ऐसे व्यक्तियों को कंटिन्यूअस इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, क्योंकि जो एयर बाहर से आती है वो फिल्टर हो ही नहीं पाती है, जैसे नाक से सांस लेने पर होता है। प्लस फेशियल स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मिटी आती है वो अलग से। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम मुंह से सांस लेने लगेंगे तो एयर हमारे स्टमक में चली जाएगी। स्टमक में एयर तब तक नहीं जाएगी जब तक हम एयर को स्वेलो नहीं करेंगे, जब तक हम एयर को निगलेंगे नहीं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब एपिग्लॉटिस विंड पाइप को ढककर इसोफेगस को
खोल देगा, इसीलिए मुंह से भी सांस लेने पर एयर हमारे फेफड़े में ही जाएगी। बस अंतर इतना रहेगा कि वो एयर उतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी हमारे हेल्थ के लिए। आप अपने आसपास किसी भी जानवर को सांस लेते हुए देखिए, आप देखेंगे जो उनका चेस्ट वाला एरिया है वो कभी भी एक्सपेंड नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी बेली यानी जो उनका पेट है वो ज्यादा फूल रहा है। ऐसा क्यों होता है? पिछले वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई सांस लेता है तो सांस लेने पर कभी भी एयर हमारे स्टमक में नहीं जाती है, बल्कि वो हमेशा फेफड़े में ही जाती है। तो अगर सांस लेने पर एयर हमेशा फेफड़े में जाती है तो जानवरों का पेट क्यों फूलता है? जानवरों के सांस लेने का तरीका क्या सही है? चलिए जानते हैं इस पूरी बात को ढंग से। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि जरा डीप ब्रीथ करो, ढेर सारा एयर अपने सीने में भरो, तो वो व्यक्ति अपने कंधे को उठा लेता है, उसका सीना फूल जाता है और उसकी बॉडी थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। ऐसा अधिकतम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये तरीका सांस लेने का सही है? देखिए, सांस लेने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे इस डायाफ्राम का होता है। डायाफ्राम जब नीचे की ओर आता है तो हमारा फेफड़ा दरअसल एक्सपेंड हो जाता है। जितना ज्यादा हम अपने डायाफ्राम को नीचे की ओर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा फेफड़ा फूलेगा और ज्यादा से ज्यादा एयर उसमें भर पाएगा। जब हम अपने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की ओर लाते हैं तो दरअसल हमारे डायाफ्राम के नीचे ही हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर जैसी चीजें होती हैं। जब डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है तो इन सब चीजों पर डायाफ्राम की वजह से एक प्रेशर लगता है और ये सब चीजें नीचे की ओर और बाहर की ओर फैलने लगती हैं डायाफ्राम के प्रेशर के कारण। देखिए, हमने सांस लिया, एयर हमारे नाक से होते हुए फेफड़े पर गई और ये सब कैसे हो रहा है? दरअसल डायाफ्राम नीचे की ओर जाकर बाहर से एयर को सक कर रहा है हमारे फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ा एयर को सक कैसे कर पा रहा है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। जैसे जैसे डायाफ्राम नीचे की ओर जाता जा रहा है उतना ही ज्यादा एयर फेफड़े में भरता चला जा रहा है। डायाफ्राम जैसे जैसे नीचे जा रहा है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन को नीचे की ओर पुश भी करता जा रहा है। और जब ये सब ऑर्गन नीचे की ओर पुश हो रहे हैं तो ये बाहर की ओर हल्का सा एक्सपेंड भी हो रहे हैं। हमारा जो बेली का गर्थ है वो फैल रहा है। जितना ज्यादा हमारा पेट फूलेगा उतना ज्यादा लंग भी एक्सपेंड हो पाएगा और उतना ही ज्यादा एयर उसमें भर पाएगी। यही है सांस लेने का सबसे सही तरीका। आप किसी भी जानवर को देखिए, जब वो सांस लेता है तो उसका पेट पूरी तरीके से फूल जाता है। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए सांस लेते हुए, जो बिल्कुल नवजात होगा, वो जब भी सांस लेता है तो उसका पेट पूरी तरीके से फूल जाता है। हाँ, बस आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी आपका पेट फूलेगा डीप ब्रीदिंग के समय, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेट में हवा जा रही है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे फूड पाइप के ऊपर, ये जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वहां से टकराकर वापस हमारे विंड पाइप में चली जाती है और कभी भी हमारे स्टमक में नहीं जाती है। ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन पर क्लोज रहता है और इस कारण से एयर कभी भी हमारे स्टमक में नहीं जाती है। जितना ज्यादा पेट फूलेगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा एयर हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से तक पहुंच पाएगा और हम स्वस्थ बने रहेंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग जो सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाता है। आप जब भी बीमार पड़ते हो, जब भी आपको जुकाम लगता है तो आपके नाक से लगातार पानी बहने लगता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ जो आपको बहुत ही इरिटेट करता है। जब आपको कई दिन तक बुखार रहता है तब तो ये चिपचिपा सा पदार्थ अपना रंग भी बदल लेता है, हल्का ग्रीनिश कलर का हो जाता है। जानते हैं इस चिपचिपे से पदार्थ को कहते क्या है? इस चिपचिपे से पदार्थ को म्यूकस कहते हैं। हमारा शरीर एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर म्यूकस डेली रिलीज करता है और इसका काम क्या होता है? दरअसल ये चिपचिपा सा पदार्थ हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी के इनर लाइनिंग पर प्रोड्यूस होता है और ये जो म्यूकस है वो म्यूसिन नाम के एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। लगभग 1 से 5% इसमें म्यूसिन प्रोटीन होता है, जिसके कारण से ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, लगभग 90%, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट हमारे शरीर में एंट्री करता है तो हमारे
शरीर के ऑर्गन में ये जो इनर लाइनिंग पर मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो म्यूकस रिलीज करने लगते हैं और इस चिपचिपे से पदार्थ में मिलकर ये पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जब हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे नाक से जो म्यूकस निकलता है, जो चिपचिपा सा पदार्थ सफेद रंग का हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा, वो हमारे नाक के अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन और इन नेजल साइनसेस से निकलता है। होता यह है कि जब भी एयर हमारे नाक में एंट्री करती है तो एयर में मौजूद ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको मारने के लिए हमारे नाक के अंदर ये म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये म्यूकस केवल हमारे नाक और साइनसेस के अंदर ही होते हैं। जब एयर ट्रैकिया पर आती है यानी विंड पाइप के अंदर, तो इसके अंदरूनी दीवार पर भी ये म्यूकस हमेशा बनता ही रहता है और हमारे फेफड़े के अंदर हमेशा फ्रेश एयर बिना बैक्टीरिया वायरस के पहुंचती ही रहती है। अब अगर किसी तरीके से बाई चांस हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे एल्वियोलाई के अंदर बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाते हैं तो इन एल्वियोलाई के अंदर शरीर बहुत ही तेजी से म्यूकस बनाने लगता है, जिसके कारण से इन एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। और जब हम कभी भी अपने फेफड़ों के अंदर से म्यूकस को बाहर निकालते हैं तो इसमें उसका कलर भी हमें हल्के या गहरे ग्रीनिश रंग में दिखता है। अब जो म्यूकस जिसके अंदर डेड बैक्टीरिया और वायरसेस मिले हुए हैं, जो कि हमारे एल्वियोलाई या ब्रोंकियोल से निकल रहा है, इसे फ्लेम कहते हैं वेस्टर्न भाषा के अनुसार। और ये जो फ्लेम का कलर जो हमें हल्के ग्रीन रंग का दिख रहा है, असल में इसके हरे रंग होने का कारण ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे एल्वियोलाई के अंदर आ गए थे उसको मारने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स आई थी कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके कारण से इसका रंग गहरे या हल्के ग्रीन रंग में बदल जाता है। तो कुछ इस कारण से और इस तरीके से हमारा फेफड़ा बलगम बनाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।